हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें MME 1 पढ़ना कैसे है, क्योंकि सारा कुछ हो गया। बच्चों ने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब स्कूल डेज से अब आ चुके हैं कॉलेज डेज में। अब सब इतनी मोटी सी बुक भी खरीद ली, सब कुछ हो गया। अब पढ़े कैसे, कैसे शुरुआत करें। फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं, बोरिंग लगता है, इतना लेंदी है, क्या ऐसे ही पढ़ते रहना होगा न्यूज़पेपर जैसा। तो ये सारा कन्फ्यूज़न आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, आपका पेपर किस टाइप का होने वाला है, MME क्यों बनाया गया है, ये सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वीडियो बनाया है ये मैंने नए बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने एडमिशन लिया है। कौन से ईयर में? 2020 में एडमिशन लिया है, जिनका फर्स्ट ईयर का सेशन होगा 2020 से 2021, यानी ये लेटेस्ट वीडियो है। MME 1 के सिलेबस में चैप्टर 1 to 9 होगा और साथ ही साथ 12, 13, 14 होगा। सिट, सेटर एंड हैमंड की बुक होगी। सिट, सेटर एंड हैमंड जो है वो फॉरेन राइटर की बुक है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी इस बुक से ज़्यादा पढ़ाया जाता है, वहाँ पर MA में ये बुक पढ़ाई जाती है। इसलिए अगर इंडियन बच्चे इको ऑनर्स करके या BB करके बाहर जाते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो 1 to 9 तो पहले भी MME 1 में होता था, लेकिन लास्ट ईयर से DU ने थोड़ा सा सिलेबस को चेंज किया है और इसमें 12, 13, 14 ऐड कर दिया है। तो ये सेकेंड ईयर है इस न्यू सिलेबस का। तो देख रहे हो आप, सिलेबस मैंने पहले से ही लिख रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद फिर जो दूसरा पोर्शन है 12, 13, 14 ये हो जाता है लीनियर अलजेब्रा। क्या हो जाता है ये? लीनियर अलजेब्रा। तो बच्चे आप कोई भी पोर्शन, मैंने दो पार्ट में अलग अलग इसलिए डिवाइड किया क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पहले लीनियर अलजेब्रा करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका ज़रूरी नहीं है कि आप चैप्टर 1 से पढ़ोगे तभी 12, 13, 14 कर पाओगे। 12, 13, 14 एक बार कर लिया, साइड में रख लिया तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा तो एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी पहले स्टार्ट कर सकते हो। तो कई बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा होता है या जिनको इंटरेस्ट आता है वो क्या करते हैं, 12, 13, 14 करके साइड कर लिया। अब फिर चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखो, चैप्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है? इनइक्वलिटीज़, लॉजिक्स, इम्प्लीकेशंस पढ़ने हैं। सेट थ्योरी भी होगा, रिलेशन भी होगा, ये सब आप 11th से ही पढ़ते चले आ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना उसका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये इको ऑनर्स की बुक जो है ना, ये ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई है कि जिन बच्चों का मैथ्स नहीं होगा 11th 12th में तो थोड़ा सा उनको रिव्यू करा दिया जाए ये सब टॉपिक। तो इंटरवल्स वगैरह सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट चैप्टर 2 से कर सकते हो। इसलिए मैंने ब्लू कलर में जो इंडिपेंडेंट लिख रखा है, इसका मतलब है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किसी और चैप्टर के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और 4 to 5 मार्क्स का इससे पेपर बनता है। कितने मार्क्स का? 4 to 5 मार्क्स का इससे पेपर बनता है। सेकेंड है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें हम लोग ग्राफ, डोमेन, रेंज, ग्राफ बहुत अच्छे लेवल पे हमें पढ़ना है। ग्राफ के सारे टेक्निक्स आपको चैप्टर 2 में बताए जाएंगे। शिफ्टिंग भी बताया जाएगा, मतलब एक ग्राफ यहाँ, इसको राइट शिफ्ट कब करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट कब करेंगे, अपवर्ड शिफ्ट कब करेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट कब करेंगे। तो इन सब के बेसिस पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे। तो चैप्टर 2 को इसलिए मिलते हैं 3 स्टार, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो मैंने एक जगह लिख रखा है 2, 6, जिस पे भी 3 स्टार दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 2, 6, 7 और 9, ये सब है 3 स्टार वाले चैप्टर। मतलब इनको तो आप जितनी बार पढ़ जाओ उतना कम होगा एग्ज़ाम के लिए। थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल, एक बार भी पढ़ लिया बच्चे तो काफ़ी है। पॉलिनोमियल में हम लोगों को मोनोपोली एग्जाम्पल करना है, जिसमें कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह इन सब का जिक्र होगा। कॉम्पिटिटिव मार्केट से मोनोपोली कैसे होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मैक्सिमम, मिनिमम, विदाउट डिफ्रेंसिएशन का लॉजिक लेना है इसमें। आपने 12th में भी पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा, तो वहाँ हम लोग डिफ्रेंसिएशन के हेल्प से करते थे। लेकिन चैप्टर 3 में क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए विदाउट डिफ्रेंसिएशन। तो कुछ हद तक तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर 3 से क्वेश्चन नहीं आता, दे देते हैं वो। नेक्स्ट है चैप्टर 4, जिसमें डिफ्रेंसिएशन है। ये प्रैक्टिस की बात है, अगर आप ये नहीं भी करते हो चैप्टर 4 चलेगा। 11th 12th में जिनका मैथ्स अच्छा रहा है, चैप्टर 4 बस एक नज़र देख लिया, बहुत ईजी है। उसके बाद से चैप्टर 5 है मोर ऑन डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह, चेन रूल, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसको तो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए 4 को मैंने कोई स्टार नहीं दिया है, 5 को मैंने 1 स्टार दिया है। मतलब एक बार तो पढ़ना बनता है। तो
इन सबके मार्क्स लिख रखे हैं। आप अब आपको कहोगे मैम चैप्टर 4 में आपने मार्क्स क्यों नहीं लिखा, चैप्टर 3 में आपने मार्क्स क्यों नहीं लिखा। चैप्टर 3 में मैंने 2, 2, 3 लिखा है, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट वे में आता है, या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके पूछ सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन चैप्टर 4 से कुछ नहीं होता, चैप्टर 5 से मोर ऑन डिफ्रेंसिएशन में हम लोग अप्रॉक्सीमेशन और चेन रूल पे ध्यान देंगे। चैप्टर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एक और स्टार लगा लो तो कोई कम नहीं होगा। 7 पे भी एक और स्टार लगा लो। मतलब चैप्टर 6 और 7 जो है वो पूरे MME 1 का मतलब जान है। चैप्टर 6 में लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, सीरीज, सीक्वेंस ये सब करना है, और इससे लेंदी चैप्टर है ये, इससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली 10 to 15। फिर 9 में इसका एप्लीकेशन है, तब तो फिर इनडायरेक्ट वे में ये 20 नंबर तक कंप्लीट करता है। चैप्टर 7 में भी इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं जो कि जिनका यूज़ हम लोग अपने इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह इन सब में करते हैं, ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह समझने में। उन थ्योरम का प्रूफ हमें नहीं करना, लेकिन कैसे अप्लाई करते हैं ये सब हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 इज़ चैप्टर ऑफ थ्योरम्स, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा था चैप्टर क्लास 12th में, वो भी पढ़ेंगे। फिर इन्वर्स फंक्शन थ्योरम है, फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद से चैप्टर 8 को सिंगल स्टार दिया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना बहुत चीज़ों का जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। लाइक पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, चाहे कितनी भी वॉर हो जाए, चाहे कितना भी डिजीज़ फैल जाए, किसी भी कंट्री का क्या सुना है कि इस ईयर पॉपुलेशन पिछले बार से कम हुआ? नहीं, पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग ट्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे प्रॉफिट हो गया, ये सब कुछ बहुत कुछ है, पॉपुलेशन हो गया, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जिनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो उनके लिए बच्चे ना फंस जाते हैं e⁻x log x के फंक्शन में, उनके डिफ्रेंसिएशन में, उनके इंटीग्रेशन में, उनके इलास्टिसिटी में। तो इन दोनों से रिलेटेड, खाली यही दोनों फंक्शन e⁻x और log x से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब एक साथ चैप्टर 8 में करके आपको दे दिया गया है। तो चैप्टर 8 भी एक बार पढ़ना तो बनता है। फिर चैप्टर 9 तो मेन है, मैक्सिमा मिनिमा ऑप्टिमाइजेशन, इसलिए इसको मिलते हैं 3 स्टार। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 9 हम आपको रेकमेंड करेंगे आफ्टर चैप्टर 2, यानी चैप्टर 8 आप कभी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन ग्राफ वाले पोर्शन में दिक्कत होगी तो चैप्टर 2 के बाद कर सकते हो। चैप्टर 9 तो चैप्टर 2 के बाद ही करना चाहिए, और चैप्टर 2 और चैप्टर 6 के बाद, क्योंकि उसमें भी एजिम्टोड वगैरह बताएंगे। उसके बाद से सब कुछ आपको पता ही है। 4 और 5 को एक साथ करना है, 6 करोगे तभी 7 करोगे, 8 करोगे अलग से, 9 के लिए 2 और 6 पढ़ना ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स ठीक ही था, 11th-12th में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे तो इको ऑनर्स लेना था, मैथ्स उसमें आ गया, ज़बरदस्ती का पेपर मुझे करना पड़ेगा। तो उनके लिए एक ये सजेशन होगा कि वो चैप्टर 1 से बारी बारी से पढ़ना शुरू करें। आराम से पढ़े, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से रिवाइज कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ें। लेकिन उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन होगा कि आप 12, 13, 14 आप चाहो तो आप अलग से कर सकते हो, इसका कोई लिंक नहीं है चैप्टर 1 to 9 से। 12 में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस का क्या एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में। ये तो कभी दिमाग में आ ही नहीं सकता कि अरे वेक्टर को हम इकोनॉमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स को भी इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, हाउ? तो देखेंगे बच्चे ये हम लोग चैप्टर 12 में। डिटर्मिनेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब आपके इक्वेशंस आएंगे ना, मैक्रो इकोनॉमिक इक्वेशंस आएंगे, मैक्रो मॉडल, माइक्रो मॉडल, उनके इक्वेशंस बनते हैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन के बहुत सारे इंडोजिनस इक्वेशंस बनते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे। फिर 14 में भी उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, 14 पूरा नहीं है, हाफ है। तो ये इतना पूरा MME 1 का सिलेबस है। फिर मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बता रखा है, इसको 3 स्टार मतलब कम से कम 3 बार इन चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत है। 1, 3, 4, 5, 8 को एक बार भी, अगर आपके पास बहुत टाइम कम है तो एक बार कम से कम पढ़ जाना, या फिर 2 बार पढ़ जाओ तो बढ़िया है। 12, 13, 14 को भी 2 बार पढ़ना बनता है, और इस पर तो 4 लगा लो तो भी कम है। 2, 6, 7, 9 को 3 या 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। फिर आता है 12, 13, 14 और फिर 1, 3, 4, 5, 8। और ऐसे ही पेपर का मार्किंग स्कीम भी है। MME 1 का आज तक कोई मार्किंग स्कीम नहीं बना सकता कि किस चैप्टर से कितना एग्जैक्टली पूछा जाएगा। वो चाहे तो पूरा क्वेश्चन सिर्फ 6 और 7, 9 से ही पूछ लें, कोई उन्हें नहीं कुछ कहने वाला।
आपको पता भी नहीं लग पाएगा। 6 में वो चैप्टर 2 का भी कुछ मिक्स करके पूछ देंगे, चैप्टर 1 का भी कुछ मिक्स करके पूछ देंगे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सेट रूल नहीं है कि हाँ इस चैप्टर से इतने का आता है, लेकिन मोस्ट क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से कवर अप होते हैं जो मैंने बना रखा है। अब इस बार तो लॉकडाउन है और इस बार सारी क्लासेस ऑनलाइन कॉलेज लगा रही है, तो देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क इन ऑनलाइन ऑल्सो। आपको बुला करके तो एग्ज़ाम लेगी नहीं, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं। आजकल आप कोरोना का देख ही रहे हो सिचुएशन क्या है, तो वो ज़्यादातर चांस है कि कुछ क्वेश्चंस MCQ भी लेंगे। MCQ में क्या है कि मज़ा तो आता है सुनने में, कह रहे लिखना कम पड़ेगा, लेकिन रिस्क भी है। अगर 20 नंबर का MCQ पूछ दिया, पूरा सही हुआ तो 20 में 20, नहीं सही हुआ तो 0 या 8, 10, तो MCQ में नंबर कटने का ज़्यादा रिस्क रहता है। और MCQ अगर आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा रीजनिंग माइंड को तेज करना है, ना कि NCERT के क्वेश्चन जैसा रटे जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है तो इस बार भी आने के चांसेस है। MME में ऐसा कभी नहीं होता। आप पिछले 20 से 30 साल का क्वेश्चन उठा करके देख लो, एक भी क्वेश्चन कभी किसी साल रिपीट नहीं हुआ है। ये इनका ट्रेंड है कि ये कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते। इवन दूसरे कोर्सेज में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं, लाइक BCom ऑनर्स के मैथ्स हो गए, BCom प्रोग्राम के हो गए, वहाँ हम लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं बच्चे पिछले 5 साल का क्वेश्चन कर लो, डैट्स इनफ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन इको ऑनर्स के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। उसके बाद से स्टडी मटेरियल में आपको हमारे यहाँ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो पहले आपको मिलेगा PDF। क्या मिलेगा? PDF मिलेंगे नोट्स के। उसके बाद से PDF मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे PDF के, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। कहोगे कि मैम जब क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो सैम्पल पेपर्स करने की क्या ज़रूरत है? सैम्पल पेपर्स करके आप अपना खुद का आकलन लगा सकते हो कि अगर मुझे इस साल में पेपर देना होता तो हाउ मच वी कुड स्कोर, कितना स्कोर कर सकते थे। तो उससे आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ मैम सही कह रही थी कि हर चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, उसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, ये सब ज़्यादा ध्यान देना है। तो सैम्पल पेपर्स करके एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर इतने लेवल का और इस डिज़ाइन का बनता है। और अपडेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। जैसे पुराने वीडियोस आपको देखेंगे तो उस पर पेपर पे लिख रहे हैं, नए वीडियोस में जैसा ये डिजिटल स्क्रीन है, डिजिटल पेन से लिखा हुआ, कलरफुल, ज़्यादा प्रेजेंटेटिव वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके। जैसे जैसे जो अपडेट होगा वो अपने आप अपलोड होता जाएगा, आपको अपने आप मिल जाएगा। हमारे यहाँ 2 टाइप के स्टडी प्रोग्राम हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। जो कि लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन का मतलब था कि आप क्लासरूम में आकर के बैठोगे, टीचर से पढ़ोगे, जो पूछना है पूछो, आराम से क्लास होगी। लेकिन अब तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सारी कुछ बंद है लॉकडाउन में। तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन लाइव मीटिंग क्लासेस में। तो जो बच्चे नहीं मुझे लाइव ही पढ़ना है क्योंकि मुझे उसी टाइम अपना डाउट सॉल्व करना है या मैम से मुझे पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो फिर आप जो नंबर मैंने 2 डिस्प्ले कर रखा है ब्लू शेड में, आप इस नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोग्राम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन लाइव मीटिंग क्लासेस भी अवेलेबल है और ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल है। मतलब वीडियोस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सारा सिस्टम आपको समझाया जाएगा। आप चाहो तो हमारे कुछ ट्रायल क्लासेस भी जा कर के देख सकते हो rightwayclasses.com पे। यूट्यूब चैनल भी हमारा, उसमें भी राइट वे क्लासेस है, आप वहाँ भी जा कर के हमारे कुछ वीडियोस का ट्रायल ले सकते हो। देन यू हैव टू डिसाइड। ये हम नहीं कहते कि आप फ़ीस सबमिट कर दो, आप पहले वहाँ देखो, आपको क्वालिटी पसंद आती है, टीचर का लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक है, कूल है आपके अकॉर्डिंग, तो आप इस चीज़ को लो, वरना आप क्यों अपना पैसे बर्बाद करोगे। तो ये हो गई बात कि आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं उनको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का चांस मिलेगा। जैसे महीने में या हफ्ते में कभी कोई एक क्लास लग गई, ऑनलाइन में आपने पढ़ा, पूरा हफ्ते भर 10-15 लेक्चर पढ़ा, अब आपने डाउट सारे इकट्ठा कर लिए, मैसेज करके आप हम लोगों से टाइमिंग अपना बुक करा सकते हो। बच्चे जैसे यहाँ पर एडमिशन लोगे ना, एडमिशन लिए हुए बच्चों का एक अलग ब्रॉडकास्ट बनता है, उनको टाइम टू टाइम सारे इन्फॉर्मेशंस भेजे जाते हैं कि अभी राइट वे ये कर रहा है, ये कर रहा है, आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, इस दिन डाउट सेशन है, ये सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। अब वाई ऑनलाइन, तो सबसे पहले तो है कि ऑनलाइन आपका टाइम बचाता है। कहोगे कैसे टाइम बचाता है? तो बच्चे अगर कॉलेज अभी बंद है ना, कॉलेज खुलता था तो 3 या 4 बजे तक कॉलेज लगती थी, मॉर्निंग 7:30 से 7:40 से कॉलेज लगना शुरू होता था। ये किसी किसी कॉलेज में 8:30 से वो 4 बजे तक बच्चों को बिजी रखते थे। अब बच्चे 4 बजे कॉलेज से निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हमारे पास आएंगे। कोई बच्चा सोनीपत से आता है, कोई फरीदाबाद से आता है, फिर उनको ट्रैवल करना पड़ेगा।
ट्यूशन के लिए भी उनको वेट करना पड़ता था। तो ये आपका टाइम बच गया, सीधा आप कॉलेज से आपको घर भागना है तो टाइम आपके पास बच गया। आप जाओ अपना मेट्रो में जा रहे हो तो मेट्रो में बैठ के पढ़ लो, ठीक है। तो टाइम तो काफ़ी बचता है इससे। दूसरा है, बच्चे बहुत सारे सोसाइटी वगैरह ज्वाइन करते हैं। आप लोग को तो अनलकीली ये मौका नहीं मिल पाया। अगर आप कॉलेज में आते तो आपको सोसाइटीज़ के इन्विटेशंस मिलते कि आप ये सोसाइटी ज्वाइन करो, तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचता ट्यूशन लेने के लिए। तो कॉलेज भी बंक करके वो सोसाइटी का ही काम करते हैं। तो नॉलेज तो कहीं से नहीं मिला। तो ये ऑनलाइन वीडियोज़ ले लिया, अब रात को देख लिया 11 बजे 12 बजे 2 बजे। यहाँ बच्चे रात को ही जगते हैं और सुबह में 7 बजे सो जाते हैं। अलग ही सिस्टम है कॉलेज में। तो टाइम तो उनका बच गया और वो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं मिलेगा। दूसरा है, चीपर है, आने जाने का आपका किराया बच गया और आप बिल्कुल बस एक बार ऑनलाइन वीडियोज़ लिए, एक बार डाउनलोड किए और वो चल रहा है आपके प्लेयर में, ठीक है। तो और चौथा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन। रिवीजन मतलब आपने सारे लेक्चर्स को अपने पॉकेट में मोबाइल में रखा हुआ है, आप जितनी बार मर्जी चाहो देख सकते हो, जहाँ चाहो देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो इसको, ठीक है। मतलब आपके मोबाइल के टीचर मैम आपको ना नहीं कहेगी कि फिर से मेरे से एसिम्प्टोट पढ़ रहे हो, 10 बार पढ़ना है, पढ़ा देंगी मैम। तो रिवीजन इज़ पॉसिबल। आप अपने अकॉर्डिंग फास्ट करो, स्लो करो, डबल स्पीड करके रिवाइज करो, ये सारा कुछ फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी बातें हो गई। और बच्चे एमएमई हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, इको ऑनर्स के बच्चे, कई लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि अरे मैथ्स क्यों मिल गया, इको मैंने लिया, मैंने तो आर्ट्स लिया, इसमें भी मैथ्स आ गया। तो बच्चे, अगर ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं पढ़ोगे ना तो आगे माइक्रो मैक्रो में बहुत कुछ नहीं समझ में आने वाला। क्योंकि हर जगह आपको कुछ नेशनल मॉडल मिलेंगे, इकोनॉमिक मॉडल मिलेंगे, माइक्रो मॉडल, मैक्रो मॉडल, सबको सॉल्व करना है। सबसे इंटरप्रिटेशन निकालना है कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, व्हाट इज़ द मीनिंग या व्हाट इज़ द केस व्हेन दिस विल हैपन, तो हमें क्या डिसीजन लेना है। तो सबके लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना मैथमेटिक्स पढ़े तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिज़ाइन देखो तो फर्स्ट ईयर में ही आपको पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करा देंगे। इको ऑनर्स में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में मिल करके करा देते हैं, बीबीई में सेकंड सेम में ही सारा मैथ्स डाल देते हैं, क्योंकि उनको थर्ड सेम में एक माइक्रो का पेपर इंट्रोड्यूस कराना है जो कि इसी एमएमई पे बेस्ड है। तो एमएमई नहीं पढ़ोगे तो माइक्रो के पेपर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी आपको समझ में बहुत कम आता है। इसलिए बच्चे एमएमई पे अच्छा कंट्रोल कर लो तो इको ऑनर्स आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब रही बात कि आपके पेपर का मार्क्स कैसे होता है, तो आपके पेपर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 75 जो होता है वो रिटन होता है और 25 में भी 10 पार्ट्स टेस्ट के होते हैं, 10 पार्ट्स असाइनमेंट के होते हैं और 5 पार्ट्स अटेंडेंस के होते हैं। तो जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही होगी उसमें भी अटेंडेंस हो रहा होगा, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह, इन सब का मिला करके 25 नंबर मिलते हैं। और ये तो हमारा एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम। तो हम लोग 75 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 25 तो आपको खुद ही स्कोर करना है। 75 में से अब आप जितना पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा, फिर ऐड करके आउट ऑफ 100 उस मार्क्स को काउंट किया जाएगा। तो मैंने तो अपनी तरफ से सारी क्वेरीज इसमें डालने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो ये 2 नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पर व्हाट्सअप करके अपनी कोई भी पर्सनल इंक्वायरी या कुछ भी इंक्वायरी पूछ सकते हो। या आपने ट्रायल क्लास लिया, अब आपको ज्वाइन करना है हमारा स्टडी प्रोग्राम, पूरे चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए तो आप इन पे भी अपना व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट ईयर एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इको ऑनर्स।